Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. You're with Anju Sharma, your chemistry mentor, and we are doing third chapter, which is classification of elements and periodicity in properties. We have done the historical developments of periodic table, in which we have done Dobereiner law of triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, and in last part we did modern periodic table. आज हम करेंगे कि जो modern periodic table है इसमें जो elements की properties हैं उसको हम कैसे study करें. जो elements की properties हैं उसको दो parts में हमने divide किया है, एक है physical properties and एक है chemical properties. और उनके trends क्या हैं? Trends मतलब कि along the period ये properties कैसे vary करने वाली हैं और down the group ये properties कैसे vary करने वाली हैं. So let's start with the physical properties. Physical properties में ये पहले बोलता है कि जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में है. सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हैं उसमें हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक रेडियस. अगर एटॉमिक रेडियस की आप बात करो, ये एटम का रेडियस होता है. एटम का रेडियस मेजर करने के लिए आपको ये देखना होता है कि न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस कितना है. जितना भी ये डिस्टेंस है उसको हम एटम का रेडियस कैलकुलेट करते हैं. जब तक बोहर मॉडल ऑफ एटम था तब तक ये हमारे लिए काफ़ी इजी था, बिकॉज हम फिक्स्ड डिस्टेंस उसका लेते थे. मगर जो एटॉमिक पिक्चर अब है प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, उसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी मिलती है, कोई फिक्स्ड जगह नहीं मिलती है, तो आप इस एटॉमिक रेडियस को एज सच फिक्स्ड नहीं रख सकते हो. तो हम हेल्प लेते हैं कोवेलेंट रेडियस की, जिसमें हमने अगर रेडियस को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके उसका हाफ कर देते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा ओवरलैपिंग ऑफ टू एलिमेंट से. सो हम उस ओवरलैप रीजन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका हाफ कर देते हैं. सिमिलरली मेटालिक रेडियस में क्या होगा, दो मेटल एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे. तो जब ये दो मेटल एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ओवरलैप नहीं करेंगे, बस आपको इन दोनों एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका हाफ आप करोगे विदाउट द ओवरलैपिंग रीजन इट इज. सो उसका हाफ जो होगा दैट विल बी कॉल्ड मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस के बाद वी हैव दिस आयनिक रेडियस, कि आयन जब आपको फॉर्म होगी एटम से, जब आयन आप जब भी बनाते हो उस आयन के रेडियस को आप आयनिक रेडियस बोलोगे. अब क्या फ़र्क होगा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में, कि जब भी आप एक कैटायन का रेडियस कैलकुलेट करोगे इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. जैसे कि आपके पास सोडियम है तो एटॉमिक रेडियस के लिए 3 शेल्स उसके पास होंगी, 2, 8, 1, तो ये आपके पास रेडियस होगा. मगर जब वो आयन बन जाएगी उसके पास सिर्फ 2 शेल्स होंगी एंड जो उसका रेडियस है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर. सिमिलरली एनायन की अगर बात करें, जैसे Cl से Cl नेगेटिव आप बनाते हो तो क्या होता है, वो 287 से बन जाता है 288. फुली फिल होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा और एनायन जो है वो हमेशा बड़ी होती है अपने पेरेंट एटम से. सो यू कैन से दैट कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम बिकॉज एक पूरी शेल खत्म हो गई है, एंड एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम बिकॉज उसमें फुली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा. आयनिक रेडियस में ये Na पॉजिटिव का रेडियस जब आप कैलकुलेट करोगे वो हो गया कैटायनिक रेडियस, एंड Cl नेगेटिव का जब आप कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा एनायनिक रेडियस.
देन कंपैरिजन अगर हम करें, जितने भी काइंड ऑफ रेडियस हमने अभी तक स्टडी किए, सो हमने नॉर्मल एक एटॉमिक रेडियस जो न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का था। कोवलेंट रेडियस हमने किया जिसमें ओवरलैप्ड रीजन होगा, दो एटम्स जो हैं आपस में वो ओवरलैपिंग शो करेंगे, लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग आपको मेटालिक रेडियस में नहीं मिलती है। मतलब जो मेटालिक रेडियस है दैट विल बी लार्जर देन द कोवलेंट रेडियस। इसके अलावा एक वैन डर वाल रेडियस भी होता है जिसमें आपके पास कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कोई इंटरैक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। और अगर हम इसका हाफ लें तो हम उनको बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। जैसे अगर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स है, इंटरैक्शंस का कोई चांस नहीं, मगर फिर भी जो वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वी कॉल देम वैन डर वाल फोर्सेस एंड द रेडियस इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। देन साइज ऑफ एलिमेंट, जो आप ट्रेंड्स में पढ़ते हो, तो जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे एलिमेंट का जो साइज है वो हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों होगा एलिमेंट का साइज इंक्रीज? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लिथियम इज 2,1, सोडियम इज 281, पोटेशियम इज 2881। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो बढ़ता है। लेकिन जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेल्स, वो डोमिनेट कर जाता है और इसीलिए ओवरऑल जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। अब यही ट्रेंड अगर आप अलोंग द पीरियड बात करो तो क्या होगा? जैसे अगर आपके पास लिथियम है, सो लिथियम इज 2,1, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में एंड 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में। जब आप लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम में भी 2 शेल्स हैं, 1s2 एंड 2s में 2। अब सेम डिस्टेंस पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, राइट? और साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। दिस वाज +3, दिस बिकम्स +4। अब सेम डिस्टेंस पे जब ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, तो ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा और ये जो शेल है वो थोड़ा सा अंदर को खिंच जाएगी, जिसकी वजह से बेरिलियम का जो साइज है वो लिथियम से छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा इसीलिए हो पाया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नंबर ऑफ एडिशन, जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है सेम लोकेशन पे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट ओवरकम्स। इसीलिए अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस व्हाइल डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। सो इस ट्रेंड्स को हम इसमें अगर देखें, जो पीरियोडिक टेबल में आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे देन साइज विल इंक्रीज, और अगर आप अलोंग द पीरियड जाओगे देन द साइज विल डिक्रीज। अगर आपको साइज का इंक्रीज और डिक्रीज बिल्कुल क्लियर है तो इसी पे बाकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जो कि हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज का अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेंगी, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब का जो मेन रिलेशनशिप है वो एटॉमिक साइज पे ही है। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो जो एटम का साइज है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो द साइज ऑफ एटम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर ये
जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्लियर है। आई एम टेलिंग यू, बाकी कॉन्सेप्ट्स में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका रीज़न भी आपको पूछ सकते हैं। सो आप कहोगे कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है that dominates या that is greater than the effect of adding electrons, right? और down the group में जो effect of addition of shells है that dominates over the effective nuclear charge। ठीक है, आपको ये रीज़न पूछा जा सकता है और ये रीज़न अगर क्लियर होगा तो आपको बाकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में इजी होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बाकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट पार्ट के चीज़ों को समझ सकोगे और जो क्वेश्चंस इसमें से पुट होते हैं उनको सॉल्व कर सकोगे। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।